तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम हैं अपनी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो प्रिपरेशन हो रही है वो मैं यूपीएससी से रिलेटेड ही करवा रही हूँ और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर के। तो पहली बात तो मैं बता दूँ, इसमें पूरा का पूरा कवर होगा, बट एक वीडियो में नहीं होगा, इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। पहले वीडियो में कितना कवर करने वाले हैं, ये पूरे टॉपिक्स हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास में हम सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। अब हम बताते हैं कितनी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली चीज़, हम भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका इसमें कंप्लीट करेंगे, कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें हम प्रॉपरली भूमिका पढ़ने वाले, बट टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले वो बता देती हूँ। भूमिका, कालक्रम, विस्तार, प्रमुख स्थल एवं विशेषताएँ, सामाजिक स्थिति, प्रौद्योगिकी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, और यहाँ पे प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, पतन के कारण। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख तथ्य, मैपिंग और ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस। अब चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके परिचय पे चलते। तो ये बताओ, इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहने का देखो मेन रीज़न ये है, जब हमने इसकी खोज करना स्टार्ट की, इसकी जगहों की खोज की ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया निकले सिंधु घाटी के आसपास के निकले। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी एक नदी थी तो सारे एरिया उसके आसपास के थे। और भी इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो पश्चिमी उत्तर भारत के लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्रफल का लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर है। जो सिंधु घाटी की जो वो सभ्यता है वो कितनी है, 20,000 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास की है। और अभी तक इसकी कंप्लीटली स्थल जो है ना वो ज्ञात करे जा रहे हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? जो आकार है वो त्रिभुजाकार आकार है। कैसा भी पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो, इसका जब हम मैप निकालेंगे तो कुछ इस ट्रायंगल के टाइप शेप में बनकर के आएगा। आप देखना, तो उत्तर में जो हमारा पड़ता है, जो उत्तर में ये अफगानिस्तान के से रिलेटेड हो जाएगा, तो वहाँ पड़ेगा हमारा चिनाब नदी, जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ मांडा तक है। कौन सी नदी पड़ेगी उत्तर में? चिनाब नदी। इसका जो ये वाला एरिया है वो है 1400 किलोमीटर, और अगर हम इस एरिया से लेकर के देखें तो 1600 किलोमीटर है। दक्षिण में कौन सी नदी पड़ेगी? गोदावरी, जिसे हम दाइंबाबाद भी कहते हैं, और ये महाराष्ट्र में है। पूर्व का जो इस एरिया पड़ेगा वो हिंडन नदी पड़ती है, जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीर तक है। पश्चिम में पड़ती है दाशक नदी। ठीक है, ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के आसपास की है। तो ये हमारा ट्रायंगल के शेप में आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, तो मैं उनको नोट करती रहती हूँ बीच बीच में। जो अगर टॉपिक पढ़े तो टॉपिक वाइज नोट करते रहते हैं। तो यहाँ पे सूची का मिलान करने के लिए दिया गया, तो वहाँ डिसबैलेंस थी, पर मैंने एक लाइन से सीक्वेंस लिख रखी है कि सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा में, जो सिंधु सभ्यता है उसकी उत्तरी सीमा में कौन सी नदी आ रही थी? तो रावी आती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा में, मैं वो नदी की बात नहीं कर रही है, सीमा के आसपास की एरिया की बात कर रही हूँ, वहाँ सिंधु नदी आती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में भोगवा नदी आ रही है। सिंधु सभ्यता की से पश्चिमी सीमा में गानघर। अब देखते हैं, सिंधु सभ्यता की पूर्वी नदी कौन सी है? हिंडन। पूर्वी नदी कौन सी है? हिंडन। दक्षिणी नदी गोदावरी। पश्चिमी नदी कौन सी है? दाशक। और उत्तरी नदी कौन सी है? चिनाब। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जलीय सीमा कितनी है? 1300 किलोमीटर। कितनी है जलीय सीमा उसकी? 1300 किलोमीटर है। तो अगर आप मैप में देखोगे तो कुछ ऐसा एरिया आपको सिंधु घाटी का लगेगा, निकल के आएगा, जो ट्रायंगल के शेप में देखो लग रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कौन कौन से एरियाज हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हो रहे हैं। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ही है, उसमें और भी ऑप्शन दिए गए तो मैंने वो नहीं नोट किए, जो सही आंसर था मैंने उसको नोट कर लिया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जाने वाला पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान जो था, जब सिंधु घाटी की सभ्यता की हमने खोज करना स्टार्ट की, तो जो पहला स्थान खोजा था वो हड़प्पा खोजा था। इस वजह से इसको हम हड़प्पे को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं कभी कभी, और ये पाकिस्तान के एरिया में है। खोज एवं उत्खनन, तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेनिश नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की थी। यहाँ तक कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। जो 1924 में जो चार्ल्स मेनिश नामक के अंग्रेज थे, उन्होंने जब टीले की खोज की थी, उनको ईंटें कुछ मिले थे, पक्की ईंटें।
किंतु उस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य को आगे बढ़ाया गया। तो उस समय उन्होंने इस चीज़ को ना तो ध्यान दिया, ना तो किसी बड़े पैमाने पर उन्होंने गौर किया या कोई काम कराया। लेकिन 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम और नेतृत्व में कराची के लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। 1853 से 1856 में जो सर अलेक्जेंडर थे, उनके नेतृत्व में कराची के लाहौर के मध्य में एक रेलवे लाइन में जो रेलवे लाइन थी वो बिछाई जा रही थी। इस समय ब्राटन और बंधुओं जॉन ब्राटन एवं विलियम ब्राटन द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त हुई। उनको भी कुछ प्राचीन काल की पक्की ईंटें प्राप्त हुई। मतलब सोचो, उस टाइम पक्की ईंटें थी और भी ईंटें तो अभी 3 साल सब कुछ डेवलप हो रहा था। तो अंग्रेजों को ये चीज़ें मिली थी, किंतु पुनः उस और ध्यान नहीं देगा, फिर भी उन लोगों ने कोई गौर नहीं किया। और 1921 में भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। अगर हम किसी को पूरा नाम देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हमें किसने बताया, सबसे पहले कौन हमारे सामने इसको प्रस्तुत कर रहा था, उसमें किसका नाम आता है? दयाराम साहनी का। इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। इससे जो पुरातत्व का विभाग था, उनका विशेष रूप से ध्यान किस पे गया? सभ्यता पर आकर्षित हुआ। इस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला प्रारंभिक स्थल एवं प्रारूप स्थल था। हड़प्पा क्या था? फर्स्ट स्थल में पहला जो जगह निकली थी वो हड़प्पा निकली थी। हड़प्पा की खोज के बाद वर्तमान तक इस सभ्यता में लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है और वर्तमान में यह क्रम जारी है। मतलब अब हड़प्पा से लेकर के अभी तक 1500 स्थान थे जिनकी खोज की जा चुकी है और ये एरिया अभी भी जारी है। जिसमें देखो 500 एरिया वो भारत, 500 जो स्थान है भारत में है, 500 पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो मैंने देखो ये शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं अपनी लर्निंग के लिए, मैं उन्हीं से आपको पढ़ा रही हूँ। बुक्स की रीडिंग, मतलब आप चाहो तो अपनी बुक्स रीडिंग करो, मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टली आपको समझा रही हूँ चीज़ों को। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नामकरण कैसे गया है? हड़प्पा की सभ्यता का नाम दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, प्रथम नगरी सभ्यता कहा जाता है और काशान युगनी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस मेंस में, प्रीलिम्स में आता है, तो रिटन क्वेश्चन तो बनते नहीं, सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चन बचते हैं, इसलिए मैंने उनको शॉर्ट्स नोट्स की तरह रेडी कर रखा है, बड़ा डिटेल्स में नहीं किया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला स्थान था। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में अधिकतर स्थान यहाँ से निकले थे, उनके किनारे पर स्थित मिले थे। सरस्वती सभ्यता, सिंधु और गंगा नदी के जो मध्य का स्थान था वहाँ पे हम कहते थे कि सरस्वती एक नदी है बहती, जिसे हम घानघर नदी भी कहते हैं, बहती थी इस वजह से, और वहाँ पे इसके बहुत सारे एरिया निकले थे। मतलब जब हमने स्टार्टिंग की तो सिर्फ सिंधु के निकल रहे थे, तो हमको लगा ये सिंधु की तरफ हो गया, तो हमने इसका सिंधु घाटी रख दिया। पर जब और ज़्यादा खोज करने लगे तो वो वहाँ पे हमने देखा कि सिंधु और गंगा का नदी के जो बीच का एरिया है जहाँ सरस्वती नदी बहती थी, उसके किनारे तो उससे भी ज़्यादा हैं। तो बहुत से लोगों ने इसे, इतिहासकारों ने सरस्वती सभ्यता भी बोला। प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा विकास था, मतलब एक नगरीय व्यवस्था विकसित थी, पक्के मकान का होना, जलीय विकास होना, ठीक है, ईंट पत्थर के मकान, तो ये सब की वजह से उनको नगरीय क्रांति कहा गया, प्रथम नगरीय क्रांति। काशान युगनी सभ्यता क्यों कहा गया था? क्योंकि वहाँ पर जो था तांबा और टिन से मिलकर के कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, और जो तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु होती है, उसे हम कहते हैं काष्ण। इस वजह से काशान युगनी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम सरस्वती सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सरस्वती घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1100 स्थलों की खोज सिंधु तथा गंगा नदी के घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कितने स्थलों की? 1100 स्थल थे, बताओ। आधे ज़्यादा तो वहाँ पे सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी की सभ्यता कहा जाता था। प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दोनों नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। अब पढ़ते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी की सभ्यता का उत्खनन में पक्की ईंटों, घर, पक्की सड़कें का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिले। मतलब एक अच्छी खासी नगर व्यवस्था डेवलप मिली,
किस टाइम पुराने की बात है अभी, जबकि अभी के टाइम में तो हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, नगर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था उपलब्ध कर रहे हैं। 300 साल से अभी कुछ ऐसा हो रहा है डेवलपमेंट। उसके पहले से बताओ ये सभ्यता पूरी की पूरी अंदर बसी हुई थी, हमको पता भी नहीं था। सोचो कितनी हैरानी की बात है। नोट, प्राचीन भारत का इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा जो पहली वस्तु जो प्रयोग की जा रही थी वो कौन सी थी? तांबा थी। सिंधु घाटी सभ्यता को समकालीन सभ्यता दो पेड़ में है, मोटोस्फिया अथवा सुमेरियन सभ्यता, फिर मिश्र सभ्यता अथवा नील नदी घाटी की सभ्यता। और अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, मोटोस्फिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। समकालीन नहीं थी, सॉरी, तो समकालीन किसकी नहीं थी? ग्रीक की थी। जो हमारे ये जो सभ्यता हो रही थी उसके आसपास दो सभ्यताएं और विकसित हो रही थी, जो मिस्र की सभ्यता थी और मोटोस्फियर की सभ्यता थी। साइड में यहाँ चीन की सभ्यता भी विकास हो रही थी, बट ग्रीक का कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी है? ग्रीक की सभ्यता। अब पढ़ेंगे भूमिका खत्म हो गई, अब पढ़ेंगे हम कालक्रम के बारे में, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के कालानुक्रम के बारे में स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, मतलब इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है जो प्रमाणिक हो। इसके दो प्रमुख कारण है। पहला, सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जो सिंधु घाटी की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरी, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लंबवत उत्खनन की समस्या के कारण अभी तक कोई ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया जिसके आधार पर हम सभ्यता के सही काल को ज्ञात किया जा सके। जो लंबवत उत्खनन है, मतलब जो उसकी लंबवत जो ऊंचाई गहराई थी उसको हम अभी तक पूरी तरीके से खोद ही नहीं पाए हैं, तो पूरी तरीके से प्रमाण ही नहीं मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो बहुत बाकी हैं। हालांकि खुदाई के दौरान अवशेषों के मध्य से रेडियो कार्बन विधि द्वारा इस सभ्यता के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। मतलब जो सभ्यता जो हुई थी, जो खुदाई हुई, उसके दौरान कुछ अवशेष मिले। उन अवशेषों के आधार पर हमने रेडियो कार्बन विधि करी। रेडियो कार्बन विधि के द्वारा हमने देखा, उसकी एक समय सीमा का अनुमान लगाया है। किंतु इससे भी एक प्रमुख समस्या यह है कि प्राप्त स्थानों का अभी तक पूर्णतः उत्खनन खुदाई नहीं हुई। जो अभी हम लोगों को स्थान पता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके नीचे तो वहाँ पर अभी हम पूरी तरीके से खुदाई नहीं कर पाए, क्योंकि अब वहाँ पे लोग बस चुके हैं। अब वो अपने घर को खाली करके जाने के लिए रेडी नहीं होंगे, तो अभी तक पूर्णतः खुदाई ही नहीं हो पाई है। इस प्रसंग में लंबवत खुदाई करना एक प्रमुख समस्या बन गई है। इसी वजह से जो लंबवत खुदाई है उसको करना एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं क्योंकि वर्तमान में वहाँ मानवीय बस्तियाँ मौजूद हैं। इसलिए अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इस सभ्यता की काल विधि का निर्धारण करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु यह स्पष्ट है कि अवशेष अभी अंतिम नहीं है और नीचे और खुदाई होनी बाकी है। संभवतः भविष्य में इस प्रसंग और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जो भविष्य में इस प्रसंग है उसको और ज़्यादा अधिक तरीके से स्पष्ट कर दिया जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में खाद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया गया। मैंने अभी एक विधि बताई थी, रेडियो कार्बन विधि। तो जैसे कोई पत्थर है, ठीक है, वो नाइट्रोजन के संपर्क में आएगा, सूर्य के साथ जब क्रिया करेगा तो वो बनाएगा C14, जिसे हम रेडियो पदार्थ बोलते हैं। और जो C14 अगर बन जाएगा और उसके बाद उस पर जो सूर्य की रोशनी थी वो पड़ना बंद हो गई, तो जो C14 था उसके ऊपर एक मिट्टी, फिर दूसरी मिट्टी की परत, फिर तीसरी मिट्टी की परत, ऐसे मिट्टियों की जो थी बहुत सारी परत बिछती चली गई। अब उस पर सूर्य की रोशनी बनना ही बंद हो गई। बट उसमें जो C14 बन चुका था, इस C14 के जो अणु थे उससे 20 अणु थे, और उनमें से 10 अणु को सिर्फ ख़त्म होने में कितना समय लग जाता है? 5700 साल लग जाते हैं। कितना समय? 5700 साल लग जाते हैं। और जो हमें अवशेष मिले उसमें हमने देखा कि कौन सा C14 का सिर्फ 2.5 अणु बचा है। कितना? 2.5 अणु बचा है। तो मानो 20 अणु थे जिसमें से 10 अणु को ख़त्म होने में 5700 साल लगे, उसमें से फिर 10 अणु को ख़त्म होने में 5700 साल लगे, उसके बाद 5700 दूसरी गैपिंग में आ गए, और फिर बचा कितना है? 2.5। तो इस तरह हमने इसका जो टाइम ड्यूरेशन थे उसको हमने फाइंड करने की कोशिश करी है।
फिर आदि ऐतिहासिक काल से तात्पर्य यह है कि सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं किंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जो आदि ऐतिहासिक काल होते हैं उसे किससे कहते हैं? जिसमें साक्ष्य तो मौजूद है बट अभी पढ़ा नहीं जा सका। रेडियो कार्बन विधि द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता का काल लगभग 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास को कितने पार्ट में दिया गया? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? पाषाण काल आता है जिसमें लिखित प्रमाण मिले ही नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण तो हैं बट उन्हें हम पढ़ ही नहीं सके, उसकी लिपि हमें समझ में नहीं आती। और ऐतिहासिक काल में हम क्या करेंगे? 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें लिखित प्रमाण थे बट उन्हें हम समझ नहीं पाए हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस में पड़ती है? आदि ऐतिहासिक काल में आती है क्योंकि प्रमाण तो हैं बट हम पढ़ नहीं सके, उसकी लिपि को समझ नहीं सके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।